जिसकी जिंदगी महान होती है उसके जीवन में कभी थकान नहीं होती, और जिसके जीवन में थकान होती है उसकी जिंदगी कभी महान नहीं होती। आप लोग अपनी यहाँ पे थकान दिखाने आए हो या महान बनने आए हो? थकान दिखाने आए हो या महान बनने आए हो? एक बार दोबारा तय कर लूं? दोबारा तय कर लूं? दोस्तों नमस्कार। थैंक यू। राजेश पूनिया है। मेरा एक किसान परिवार में जन्म हुआ और मैं आपको ये बोल सकता हूं कि बहुत अच्छे किसान परिवार में जन्म हुआ। कभी हमारे को ऐसी दिक्कत नहीं आई थी भी कोई खाने पीने की दिक्कत हो। मेरे दादाजी के टाइम से भी हमारे घर में गाड़ी होती थी, मेरे पिताजी के टाइम में भी थी, और अभी भी हम 10 बहन भाई हैं तो किसी के परिवार में ऐसे नहीं है भी कोई दाल रोटी के लाले पड़ रहे हो। पॉलिटिकल भी अच्छी पहुंच थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद मेरे को इस सिस्टम में आने का मौका मिला। और जैसे आप लोग बाई चांस इस सिस्टम में आए हो, मैं भी बाई चांस इस सिस्टम में आया था, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद कुछ चीजें मेरे को देखने को मिली, महसूस करने को मिली, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पर्सनली मैं ये मानता भी हूं कि जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, आप में से ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा कि आज अगर वो ई बायोटोरियम ना करे तो उसकी दाल रोटी में कोई चले जा सकता है। ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई नहीं है। सबके पास कोई ना कोई इनकम का साधन है। और जितने जिस आप ड्रेस कोड में बैठे हो और जिस तरीके से सभ्य तरीके से बैठे हो, तो ये दो बात तो कंफर्म है कि आपके घर में पैसा भी है और आपके घर में संस्कार भी है। लेकिन उसके बावजूद अपने को ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं या ई बायोटोरियम कंपनी में आपका काम करने के लिए एक्साइटेड है। तो जब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई पैसा कमाने के लिए, आप सब के ऊपर भी, किसी को थोड़े दिन पहले आई होगी, किसी के ऊपर अभी आई है, और कुछ लोग अभी इस इंतजार में आए हैं कि जब वो जिम्मेदारी मजबूरी में तब्दील हो जाएगी फिर मैं कुछ काम करना शुरू करूंगा। ऐसे लोग मिलते हैं ना। अभी तो काम चल रहा है, अभी उनको जरूरत तो है, लेकिन वो जरूरत अभी मजबूरी में कन्वर्ट नहीं हुई है। वो मजबूरी का इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे माँ पिताजी मेरे को ये बोलेंगे कि अब तू तेरा घर खुद चला, और उस दिन के बाद मैं जिम्मेवारी लेना। ऐसे मिलते हैं ना, मिलते हैं। तो मेरे पास वो समय आया, मेरे को जिम्मेदारी लेनी थी, और पहले मैंने तकरीबन 4 साल खेतीबाड़ी में काम किया। उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा कंपनी का मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हिसार डिस्ट्रिक्ट का, और 5 साल मैंने उसको बहुत अच्छे से रन किया। जब मैं रन कर रहा था तो उसमें पैसा भी था, लेकिन कुछ ऐसे काम करने पड़ते थे जिसको करने का मेरा मन नहीं मानता था। 5 साल बाद कुछ ऐसी स्थिति हुई कि मैंने वो काम छोड़ दिया, और स्टेप बाय स्टेप जीवन में कुछ उतार आए चढ़ाव आए करते करते मेरे जीवन में ये कॉन्सेप्ट आया। इस कॉन्सेप्ट से पहले मेरे जीवन में 2 चीजों में संघर्ष चलता था, और जहां तक मैं समझता हूं जितने भी मिडिल क्लास फैमिलीज है उन सब के अंदर भी एक कॉमन चीज है कि उन 2 चीजों के बीच में संघर्ष चलता हुआ मिलेगा। पहली चीज क्या होती है? अपने संस्कार होते हैं, और दूसरी चीज अपनी जरूरतें और चाहते होती है। अपने संस्कार क्या बोलते हैं कि हमें अच्छाई सच्चाई और भलाई के मार्ग पे चलना है। किसी के माँ पिताजी सिखा के भेजते हैं कि बेटा कुछ भी करके पैसे कमा ला। क्या बोल के भेजते हैं कि बेटा अपने घर में किसी की हाय लेके पैसे नहीं आने। अगर किसी का भला करके पैसा कमा सकते हो तो कमा लेना, नहीं तो आप 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपने घर में पैसा कौन सा आना चाहिए? अच्छाई का हो, भलाई का हो, किसी की दुआ के साथ हो। और दूसरी तरफ जब हम बड़े होते हैं तो हमारी चाहतें बढ़ती हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं हमारे को बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखती है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं बड़े बड़े मकान दिखते हैं,
जब हम बाहर निकलते हैं तो लोगों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और हमारी चाहते जागृत होती है कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है। ऐसा होता है नहीं होता? होता है। लेकिन अपने साथ संघर्ष क्या रहता है कि जहां पे अच्छाई सच्चाई और भलाई बढ़ती जाती है वहां पे कभी मोटी कमाई नहीं होती, और जहां पे मोटी कमाई दिखती है वहां पे अच्छाई और भलाई चली जाती है। कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से सहमत हैं? कमाल है, सारे सहमत हैं। तो मैं कोई जीवन में ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था कि परमात्मा या तो तू मेरे जीवन में जो ये चाहते हैं इनको खत्म कर दे, और ये इतनी दुनिया दाल रोटी में गुजारा कर रही है, मैं भी दाल रोटी में गुजारा कर लूंगा, या तू मेरे को कोई ऐसा रास्ता दे दे कि जहां से मैं अच्छाई और भलाई भी बढ़ा पाऊं और मैं मेरे चाहतों के लिए मोटी कमाई भी कर पाऊं। ऐसा आप चाहते हो क्या? इतने में तो बात बड़ी की थी। चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? तो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल परमात्मा उन्हीं लोगों के जीवन में ई ऑडिटोरियम देता है जो अपने जीवन में अच्छाई सच्चाई और भलाई भी बढ़ाना चाहते हैं और उसके साथ मोटी कमाई भी बढ़ाना चाहते हैं। आप लोग चाहते हो? चाहते हो? यस। तो जब हम इस रास्ते पे निकलते हैं तो हमारे सामने कुछ रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें क्या है? हमारे कुछ संस्कार और भी हैं। पहला संस्कार क्या बोलता है कि अगर आपको जीतना है तो किसी को हराना पड़ेगा। यह संस्कार बोलते या नहीं बोलते? तो मेरे सामने हमेशा ये द्वंद्व रहता था कि यार अगर मेरे को अच्छाई और भलाई के रास्ते पे चलना है तो मेरे को हराना क्यों पड़ेगा, और अगर किसी को हराना ही है तो फिर मैं किसी की अच्छाई और भलाई कैसे करूंगा? इस बात से आप सहमत हो या नहीं? तो मैं परमात्मा से कुछ ऐसा बोलता था कि परमात्मा आप मेरे को कुछ ऐसा रास्ता दे दो कि जिससे मैं लोगों को हराने की बजाय उनको भी जितवाऊं और मैं भी जीत जाऊं। ऐसा रास्ता आप चाहते हो क्या? चाहते हो। तो ई ऑडिटोरियम के अंदर मैंने एक चीज देखी कि हमें यहाँ पे किसी को हराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी टीम के जितने ज्यादा लोगों को जितवाओगे, आप जितने ज्यादा लोगों को जितवाओगे, आप जितने ज्यादा लोगों को जितवाओगे, आपकी जीत उतनी बड़ी होती जाएगी। थैंक यू। मैंने तीसरी चीज क्या सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सुनी या नहीं सुनी? मैंने कहा अगर मेरे को जीवन में किसी को झुकाना ही है तो फिर मेरी अच्छाई और भलाई कैसे चलेगी? अब किसी को झुकाने में आप अच्छाई और भलाई बोल सकते हैं क्या? करो तो बोल सकते हैं, घमंडी आदमी बोल सकते हैं, लेकिन उसको ये बोल सकते हैं कि अब ये अच्छा और भला काम कर रहा है। अब संस्कार आपस में टकरा रहे या नहीं टकरा रहे? तो मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा अगर तू मेरे को कुछ देना ही चाहता है तो तू मेरे को ऐसा मत बना कि मैं किसी को झुकाने वाला बनूं या मैं दुनिया को झुकाने वाला बनूं। तू मेरे को कुछ ऐसा काम दे दे कि मैं दुनिया को उठाता रहूं और उसके साथ मेरा जीवन भी उठता रहे। तो परमात्मा की कृपा हुई और उसने कहा कि मैं तेरे जीवन में ई ऑडिटोरियम भेजता हूं। तू जितने लोगों को ऊपर उठाएगा, तू जितने लोगों को ऊपर उठाएगा, तेरा जीवन अपने आप ऊपर उठता जाएगा। ऐसा काम मिल जाए तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैंने कुछ और चीज देखी कि कुछ लोग बोलते हैं जी आप लोगों की जेब से पैसे निकलवा लेते हो और हमारे से लोगों की जेब से पैसे नहीं निकलवाए जाते। दिल्ली में ऐसे लोग मिलते हैं क्या? आपकी आवाज से तो लगता है हरियाणा में है सर। ऐसे लोग आपको मिलते हैं क्या? कि हमारे से लोगों की जेब से पैसे नहीं निकलवाए जाते।
तो मैंने एक चीज देखी कि अगर कोई बंदा किसी की जेब से पैसे नहीं निकलवाता होगा तो अपनी जेब की जेब भरी हुई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर किसी की जेब से पैसे नहीं निकलवाया जाता तो अपनी सब की जेब किस चीज से भरी हुई होनी चाहिए? पैसे से। लेकिन जब आप उसको बोलते हो सब कुछ दिखा के कि आप ये मैट्रेस परचेज कर लो, तो क्या बोलता है? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो कोई जेब से पैसे निकालता ही नहीं तो गए काम है। अपने जिसका भी जीवन बीता है, चाहे हमारे खुद का है चाहे हमारे पेरेंट्स का है, सबने पैसे कमाए या नहीं कमाए? सबने पैसे कमाए। और फिर भी आज क्या बोलना पड़ता है? पैसे नहीं है, नहीं है। इसका मतलब पैसे जेब से तो निकलते हैं। तो मैंने एक चीज सोची कि अगर मैं एक्सपर्ट बन भी जाऊं, कुछ लोग बोलते हैं कि आप मास्टरी हासिल कर लो और लोगों की जेब से ऐसे पैसे निकलवाओगे, बोलते हैं ना? यस। तो मैंने कहा यार कि अगर मैंने ये मास्टरी हासिल कर भी ली और लोगों की जेब से मैं पैसे निकलवाने में माहिर भी हो गया, तो मैं जीवन में कितनी बार उनकी जेब से पैसे निकाल सकता हूँ? एक बार। कितनी बार? एक बार। ज्यादा से ज्यादा 2 बार। दूसरी तरफ रास्ता क्या था कि अगर मैं लोगों की जेब में पैसे डालने का मास्टर बन जाऊं तो लोग अपनी जेब में कितनी बार डलवाना चाहेंगे? बार। कितनी बार? कितनी बार? बार बार। तो मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता था कि परमात्मा तेरे को अगर मेरे को एक्सपर्ट ही बनाना है तो तू मेरे को किसी की जेब से पैसे निकलवाने का एक्सपर्ट मत बना, तू मेरे को इस चीज का एक्सपर्ट बना दे कि मैं लोगों की जेब में पैसे डालने वाला बन जाऊं। और उस परमात्मा की रहम नजर हुई, उसने मेरे को ई-बाइटोरियम बिजनेस में ज्वाइन करवाया और मैंने जितने ज्यादा लोगों की जेब में पैसा डलवाया, मेरी जेब में ऑटोमेटिकली पैसा। अगर आपको अपनी जेब में पैसा बढ़ाना है तो ई-बाइटोरियम में आपको किसी की जेब से पैसा निकलवाने में माहिर नहीं बनना, आपको लोगों की जेब में पैसा कमाने का माहिर बनना है। बनना चाहते हो? यस। बनना चाहते हो? यस। बनना चाहते हो? यस। अभी क्या है कि जब हम घर से निकलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं जी कि आप सामान बेचने आ गए, बोलते नहीं बोलते? आपका काम तो सामान। मैंने कहा इसकी बात तो ठीक है। तो मैंने एक चीज सोची कि सामान बेचना काम ठीक है या गलत है? ठीक है। काम कैसा है? ठीक है। तो अगर सामान बेचना काम ठीक है तो अपने को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं। आज सारे दुकानदार हैं वो क्या बेच रहे हैं? सारे होलसेलर क्या बेच रहे हैं? सारे फैक्ट्री वाले क्या बेच रहे हैं? जिन कंपनियों को आप बड़ा बड़ा नाम लेते हो, आज टाटा है, मारुति है, हुंडई है, आप किन कंपनियों की इज्जत करते हो? जो ज्यादा सामान बेचती है उनका, या जो सामान नहीं बेच पाती उनका? सामान बेच पाती है। अब अपनी इज्जत कब बढ़ेगी? अभी आप यहाँ पे स्टेज पे आते हो, एक बंदा बोलता है जी मेरी टीम ही नहीं बनी, एक बंदा बोलता है मेरी 100 लोगों की टीम है, एक बंदा बोलता है 1000 लोगों की टीम है, एक बंदा बोलता है 10,000 लोगों की टीम है, एक बंदा बोलता है 50,000 लोगों की टीम है। आप ज्यादा इज्जत किसकी करेंगे? किसकी करेंगे? 50,000 वाले की। तो अपने को ये कहने में दिक्कत क्या है? बेचने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम पहले 5 मिनट क्या बोलते रहते हैं? हम बेचने नहीं आए थी। सही कह रहे हो। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? यस। तो आगे से क्या बोलना है? बेचने आया हूं। मैं बेचने आया हूं। लेकिन आपको ये देखना है कि जिस मेडिकल स्टोर से आप दवाई लेने जाएंगे, अब अगर आप ये चीज नहीं बेचेंगे तो उसको कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज तो बेचेगा जी। बेचेगा नहीं बेचेगा? अगर कोई बंदा कुछ ना कुछ नहीं बेच रहा होता तो सबकी जेब क्या होती? आज भारी होती, लेकिन जेब तो भारी नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप उसको कुछ बेचे या ना बेचे, कोई ना कोई तो उसको बेच के
अब कौन बेच के जाएगा कि अगर आपने किसी के परिवार में मैट्रेस बेचने नहीं गए तो उसको मजबूरी में उस जगह जाना पड़ेगा जो दवाई बेचने के लिए बैठा है। उसको मजबूरी में उस जगह जाना पड़ेगा जहां पे लोग 500 रुपए 1000 रुपए पर्ची बेचने के लिए बैठे हैं। आपको मजबूरी में उस जगह जाना पड़ेगा जहां पे लोग टेस्ट रिपोर्ट बेचने के लिए बैठे हैं। तो मैंने कहा कि जब अपने को किसी को बेचना ही है तो जब मेडिकल स्टोर वाला उसको दवाई बेच सकता है, टेस्ट रिपोर्ट वाला उसको टेस्ट रिपोर्ट बेच सकता है, और उसके बाद भी उसको क्या बोला जाता है कि ये दवाई तो आपको सारी उम्र लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मैं ये नहीं है कि मैं मेडिकल साइंस को गलत बता रहा हूं या मैं डॉक्टर्स को गलत बता रहा हूं, लेकिन मैं जो हो रहा है वो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ चीजें हैं जहां पे वही काम होती है, लेकिन हर चीज हर जगह काम नहीं करती। तो मैंने एक चीज सीन नोट किया, शायद आप लोगों ने भी किया होगा, कि अगर हमने उसको मैट्रेस बेचने नहीं गए तो उसके साथ क्या होगा कि उसको एक लाइन बोली जाएगी कि आपको ये जो चीज है आपको सारी उम्र लेनी पड़ेगी। वो एक टेबलेट हो सकती है, वो 2 हो सकती है, यहां तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन जो आज 1-2 टेबलेट जारी है उसमें काम चल जाएगा या वो बढ़ती जाएगी? बढ़ती जाएगी। उसमें भी मेरे को कोई चैलेंज नहीं लगता, क्योंकि हर आदमी अपने घर में वो चीजें बढ़ानी चाहता है जो उसको अच्छा जीवन देना सक्षम हो। आज हमने अपने घर में टीवी बढ़ाए, हमने फ्रिज बढ़ाए, हमने सब कुछ बढ़ाया। वो सारी चीजें क्यों बढ़ाई? क्योंकि उससे हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा था। तो अगर उसने अपने जीवन में 1-2 गोली बढ़ा ली तो क्या दिक्कत है भाई? अब दिक्कत क्या आती है कि वो जो गोलियां बढ़ के वो जाएगा वो उसके शरीर पे फायदा करेगी या नुकसान करेगी? क्या करेगी? नुकसान करेगी। और वो नुकसान करवाने के लिए उसको हर महीने जो वो लेने जाना पड़ेगा वो फ्री में मिलेगा या पैसे दे के आएगा? जब लोगों को ऐसी चीज बेचने में दिक्कत नहीं आ रही कि जिससे उसका शरीर भी ठीक नहीं होना और सारी उम्र पैसे देने हैं, तो अपने को वो चीज बेचने में क्या दिक्कत है कि जिसमें उसको एक बार पैसे देना है और सारी उम्र फायदा मिलेगा? बेच सकते हैं? बेच सकते हैं? बेच सकते हैं? बेचना शर्म की बात नहीं है। सामान बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके हित में है वो सामान बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी अपना ईमान नहीं बेचना। लोगों को मैंने देखा, उनको शरीर में फायदे हुए, अच्छे वो हुए, और मैं बोलता हूं जो आगे आप बताते हैं नहीं ये मेरे को शर्म आती है, और अगले दिन वही ऑफिस में जाके बंदे टेबल के नीचे से पैसे मांगते हैं। उनको सामान बेचने में शर्म आती है, लेकिन सामान बेचने में शर्म। क्लियर है बात? क्लियर है बात? यस। अभी दूसरी चीज क्या है जो मैंने महसूस की कि कुछ लोग बोलते हैं कि ई-ऑडिटोरियम वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हो आप लोग। ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं। तो मैंने कहा ये बात तो बंदा ठीक कर रहा है, अब आप बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात करने में कोई दिक्कत है क्या? आज जब कोई बच्चा अपने घर में जब बच्चा खेलता है तो उसको आप क्या बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख के छोटे काम करने हैं या बड़ा आदमी बनना है? अब कोई बंदा दुकान खोलता है तो उसको क्या बोलते हैं कि बेटा इस दुकान में इतनी मेहनत करना कि कल को बहुत बड़ा आदमी बन जाए, या ये बोलते हैं कि ऐसे काम करना कि तेरी दुकान है तो बिल्कुल छोटी रह जाए? क्या बोलते हैं? कोई बंदा जब खेती करता है तो उसको क्या बोलते हैं कि बेटा इतनी खेती करना कि जमीन खरीद के बड़ा आदमी बन जाओ, या ऐसे बोलते हैं कि बेटा छोटा बनते रहना? हर आदमी क्या बनना चाहता है? हर आदमी क्या बनना चाहता है? तो जब हम उसको बड़ा बनाने की बात करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? अब दिक्कत क्या है वो ध्यान से सुन लो आप। जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहां पे अपने को नया सोचने के ऊपर पाबंदी लग जाती है। क्या सोचने पे?
नया सोचने पे। जैसे एक बच्चा है, वो बच्चा स्कूल में गया, उसने कुछ एक्टिविटी की और उसने ये देखा कि मेरे को कुछ नई चीज दिमाग में आ रही है, तो उसका टीचर उसका कान मरोड़ के क्या बोलेगा? आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपकी किताब में लिखा, जो आपकी किताब में लिखा है। अब वो नया कुछ सीखेगा तो पहले उसको तांटे पड़ेंगे, फिर उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उसके बाद उसको स्किल से निकाल देंगे, क्योंकि उसको नया नहीं सोचना। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो जब वो कुछ बड़ी बड़ी बात करता है, आज अगर कोई बंदा आपके सामने ये बोलता है कि मेरे को नया घर बनाना है, तो सारे रिश्तेदार क्या होंगे? खुश होंगे। लेकिन अगर वही बंदा ये बोलेगा कि मेरे को दिल्ली के अंदर सबसे बढ़िया घर बनाना है, तो उसके सारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अगर आपको कोई बंदा ये बोलता है कि मेरे को पढ़ लिख के नौकरी लगना है, तो सारे लोग क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। लेकिन अगर वो ये बोलेगा कि मेरे को पढ़ लिख के गूगल का सीईओ बनना है, तो सारे लोग क्या बोलेंगे? पागल है। अगर आपकी जानकारी में कोई ये बोलेगा कि मेरे को पैसे कमा के कार लानी है, तो सारे लोग क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वही लोग ये कहेंगे कि मेरे को सबसे बढ़िया कार लानी है, तो अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर आदमी की अपनी, और ई बाइटोरियम एक ऐसी कंपनी है जिसकी देने की भी औकात है। तो आप सबसे बात करके मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।